मेरा नाम सोना है। आज मेरी शादी है। मैं दुल्हन के जोड़ा पहन के बैठी हुई थी। मेरी छोटी बहन जिसका नाम सीमा है, वह भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे वह मुझे दिखने में ज़्यादा सुंदर थी। मेरे बाद उसी की शादी करनी थी, इसलिए सभी की नज़र उसी पर थी। मेरी शादी में ही पापा के दोस्त ने उनके बेटे के लिए सीमा का हाथ मांगा। पापा के दोस्त का हमारे घर में आना जाना लगा रहता था और उनके बेटे मतलब पुनीत को भी सीमा पहले से ही पसंद थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कह दी। माँ कहने लगी कि सीमा बहुत खुशकिस्मत वाली है कि उसे इतने अच्छे घर में रिश्ता आया है। सीमा यह मेरी सगी बहन नहीं थी, उसे माँ बाप नहीं थे। उसके माँ पापा की मृत्यु के बाद उसे और उसकी माँ को हमारे घर ले आए थे और तब से वह हमारे साथ ही रह रही थी। सीमा के पापा एक ही ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें जैसे तैसे गुजारा होता था। पर कुछ दिनों बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीमा की माँ बहुत मेहनती थी। वह कपड़े सिल कर अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाती थी। पर मेरे मम्मी पापा को उनके ऐसे हालात देखते ही उन्हें बहुत तरस आ गया था, जिनकी वजह से वह दोनों उन्हें हमारे घर में ले आए। सीमा की माँ को यह भी रिश्ता पसंद था क्योंकि उन्होंने पुनीत को पहले से ही देख रखा था, इसलिए वह बहुत खुश थी। अपनी बेटे के लिए आज वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उन्हें सीमा की शादी की बहुत चिंता थी, पर उन्होंने राहत की सांस ली और पुनीत इंजीनियरिंग का कर रहे थे। तब वह उसका आखिरी साल था इंजीनियरिंग और इसलिए उसकी माँ सोच रही थी कि पढ़ाई पूरी होने तक इसकी शादी कर देंगे। दिन ऐसे ही बीते जा रहे थे। एक दिन पुनीत की माँ घर आई और कहने लगी, परीक्षा तो हो गई है, पर मैं सोच रही हूँ कि पुनीत की नौकरी लग जाए, फिर हम शादी का तारीख तय कर लेंगे ताकि वह भी अपने गृहस्थी संभालने लायक हो जाएगा। सीमा अब पुनीत से प्यार करने लगी और उसकी माँ अब चोरी से दहेज के लिए पैसे जमा करने लगी थी। इस दौरान पुनीत को बाहर देश जाने की संधि मिली और उसे वह मौका गलाना नहीं था। सीमा को दूसरे देश जाने के नाम से ही डर लगता था, क्योंकि उसने काफ़ी बातें सुन रखी थी। होने वाला पति अगर दूसरे देश गया तो वहीं का हो जाएगा और वहीं किसी लड़की से शादी कर लेगा और मंगेतर राह देखती ही रह जाएगी। पुनीत की माँ हमारे घर जाकर कहने लगी कि पुनीत को एक बार दूसरे देश जाने दो, यह उसकी ज़िंदगी का सवाल है। 1 ही साल की तो बात है, बस 1 साल बाद वह वापस आ जाएगा। हम तुरंत दोनों की शादी कर देंगे और तब तक हम सबको यह भी शादी की तैयारियां करने का वक्त भी मिल जाएगा। हम पर आए तो नहीं है ऐसा उन्होंने कहा। आपके परिवार का हिस्सा है जैसे, तो विश्वास रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1 साल तो देखते ही निकल जाएंगे। सीमा की माँ ने पुनीत की माँ पर विश्वास रखा और पुनीत दूसरे दिन ही दुबई चला गया। इधर सीमा पुनीत की राह देख रही थी। दुबई गए 1 महीना हुआ था और पुनीत ने अपने छोटे भाई को भी वहां बुला लिया था। दोनों को खूब पैसे कमाने लगे और कमाया हुआ सारा पैसा घर भेज देते थे, जिस वजह से उसकी स्थिति बहुत बदल गई थी। कहते हैं ना, इंसान ही पहचान उसकी आर्थिक स्थिति से ही होती है। अब जब भी पुनीत की माँ घर आती तो बहुत डिंग डांग होते हुए लगती थी, जैसे ही खूब फैलाती। लड़की की शादी ने उन्होंने अपने बेटे की गाड़ी दी, बंगला दिया, तो कभी कहती कि फलाने की लड़की डॉक्टर थी और लड़के भी घर वाले ढेर सारा सोना दिया। लड़के भी माँ का सोने का हार दिया, उनकी बहनों को सोने का कंगन दिया और मिलने में नाते रिश्तेदारों को महंगे महंगे कपड़े। उनके बातें सुनकर सीमा की माँ और बहुत चिंता होने लगी। वह घबरा जाती थी और थोड़ा संकोच भी करती थी उसमें बात करने के लिए, क्योंकि पैसे आते ही लोगों के व्यवहार में एकदम से आ जाता था। यह उन्हें अब पुनीत की माँ को देखकर लगने लगा था, इसलिए वह बेचारी चुपचाप गर्दन नीचे करके उनकी बातें गर्दन कर नीचे करके सुन रही थी।
बिना कोई जवाब दिए। पुनीत की माँ का इस तरीके से बोलना, इसके पीछे की वजह हमें पता नहीं चली थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अमीर लड़की का रिश्ता अपने बेटे के साथ देखकर रखा हुआ था, और अब वह कोई ना कोई बहाना बनाकर यह शादी तोड़नी थी उसे। अब जब भी वह घर आती तो ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बोलती थी कि सीमा की माँ से वह सब कुछ सहन नहीं हो पाया, और वह कुछ बोले ही और पुनीत की माँ को बहाना मिल गया कि यह शादी तोड़ने। और जब भी पुनीत की माँ घर आती तो रीना चाची उनकी खूब खातिरदारी करती, उनके लिए बाहर से ही खाना मंगवाती थी, साथ में आइसक्रीम, क्योंकि पुनीत की माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। पर कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और कहते कहते 1 साल बीत गया और पुनीत अपने घर आ गया। उसकी माँ ने उसका मन बदलाने के लिए रीना चाची के बारे में कुछ भी बताना शुरू कर दिया। फिर पुनीत से कह रही थी कि बेटा, जब से तुम परदेश गए हो तब से सीमा के घर वाले अलग अलग शर्तें रखने लग गए हैं। उनकी बोलचाल तो मुझे ऐसा लगता है मानो उनकी अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करना चाहती हूँ। बस मुझे पता है कि अब मैं यहाँ सब कैसे संभाला। तब पुनीत कहने लगा कि आप चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर उन लोगों से बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं वो लोग उनका। लेकिन पुनीत की माँ ने उसे हम लोगों से मिलने ही नहीं दिया और कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बड़े को बीच में पड़ते हो, तुम कुछ बोलोगे तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अगर उनकी कुछ शर्तें हैं तो हम भी कुछ शर्तें रखेंगे ताकि वह बराबर के रास्ते पर आ जाएंगे। और अगर उन्हें अपनी बेटी की शादी कहीं और करनी है तो वो पहले से ही इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करना था। अब तो सगाई करके 1 साल का वक्त भी बीत गया। अब यह शादी तोड़ना कोई मजाक नहीं है। क्या यह सारी बातें सुनकर पुनीत को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह वापस सिर्फ अपना दिया हुआ वादा पूरा करने आया था। वह अपनी सीमा को बुला नहीं पाया था। इधर सीमा की माँ को एक मालकिन ने घर खाली करने के लिए कह दिया था। वह बेचारी तो यहाँ रहकर कपड़े सिलकर अपना गुजारा कर रही थी, और इधर पुनीत की माँ ने पूरा मन बना लिया था कि वह यह शादी नहीं होने देगी और अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करूँगी ताकि ढेर दहेज मिल सके। पर पुनीत इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। वो मन ही मन कहने लगी थी कि देखती हूँ यह शादी कैसे हो सकती है। पूरी कहने लगी उसने पंडित जी की से शादी का तारीख तो निकाल लिया, लेकिन वह रीना चाची की सब कुछ अलग ही अलग बात करने लगी कि अगर मुझे सोने का हार या बंगला या कुछ सोने की चीज़ नहीं दोगे तो मैं गांव वालों से क्या कहूँगी कि कुछ दहेज में नहीं ले सकते क्या। मुझे भी लोग ताने बोलेंगे। आखिर बेचारी सीमा चाची कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रहती। कहती भी क्या, उसे बेचारी नहीं तो 1-1 रुपया जमा किया था अपनी बेटी के लिए शादी के लिए। पुनीत की माँ जाने के बाद सीमा का भाई कहने लगा कि माँ तुम चिंता मत करो, गांव में जो थोड़ी सी ज़मीन है उसे हम सीमा की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेंगे। बाद में हम दोनों तो कैसे भी करके हम जी लेंगे। ज़मीन के पैसों से रीना चाची ने उन माँ बेटे के लिए हल्की हल्की चूड़ियाँ बनवा ली थी। दूसरी तरफ पुनीत की माँ का तो अलग ही प्लान था। पुनीत को तो पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ क्या क्या कारनामे कर रही है, बल्कि सभी को यह लग रहा था कि उसकी माँ जो कुछ कर रही है उसमें पुनीत भी शामिल है, और वह मन ही माँ को रोज नई नई डिमांड रखने के लिए कहता है। अब सीमा को भी पुनीत पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर वह उसकी गरीबी का क्यों मजाक उड़ा रहा है। पुनीत की माँ ने कुछ तो दिमाग में सोच रखा था, और जो भी शादी वाले दिन अमल में लाने वाले थे, मेहंदी वाले दिन वह कुछ रिश्तेदार को लेकर हमारे घर के यहाँ रीना चाची के यहाँ आए और उनके हाथ में एक चिट्ठी दी और बोली कि पहले यह पढ़ लो, फिर मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करना। रीना चाची ने चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें एक
गिफ्ट थी जिसमें गाड़ी लिस्ट थी, उसमें एक गाड़ी और फर्नीचर और एक फ्लैट की मांग रखी थी। रीना चाची कहने लगी कि बहन जी यह सब क्या है? अगर आपको इतना सब कुछ चाहिए था तो आप पहले ही दिन कह दिए होते। आज मेरी बेटी की मेहंदी लगने वाली है और आप यह सब मैं कहाँ से लाऊंगी? इतना सब कुछ तो शादी के कार्ड में भी अब छप चुके हैं। क्यों हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो आप? मैं इतने कम समय में कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? तब पुनीत की माँ कहने लगी कि हमें पता चला है कि आपकी गांव की ज़मीन भी है, उसे बेचकर इन सब की व्यवस्था कर दो। तब रीना चाची कहने वाली, बहन जी गांव की ज़मीन का ही कुछ हिस्सा बेचकर ही हमने अपने बेटी की शादी कर रही हूँ, और अगर बची हुई भी बेच दूँ तो अभी मेरे बेटे की शादी भी करनी है, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? सब कुछ भी तो सोचा था। तब पुनीत की माँ कहने लगी कि अच्छा तो एक काम करो, फर्नीचर गाड़ी सबको रोक दो, कपड़े पर जो कपड़े हैं बस उसी एक कपड़े पर भेज दीजिएगा कि अपने गांव की ज़मीन हमारे नाम कर दीजिए। इसमें हम भी लोगों को बता पाएंगे और आपकी भी इज्जत बच जाएगी। रीना चाची इसमें ज़्यादा और सुनने की हालत में नहीं थी, वह रोने लग गई। अब मैं चाची को चुप कराया और फिर हम दोनों सीमा के पास गए और सीमा अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। मैंने उन सबको बाहर जाने के लिए कहा। सीमा से कहा कि सीमा, तुम्हारी होने वाली सास पहले तो गाड़ी घर मांग रही है और अब चाची से कह रही है कि इतनी हैसियत नहीं देने को, तो वह कहने लगी कि अपने गांव की ज़मीन उनके नाम कर दो, और वह कह रही है इसमें वह भी लोगों को बता पाएंगे। कुछ हम तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? अब तुम भी बता दो। इतना सुनते सीमा को अपने होने वाले सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने फौरन कहा। उसने उम्मीद भी नहीं थी कि वह आगे जाकर अपना ऐसा रंग दिखाएगी। कहने लगी कि मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। उन्हें अगर इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले ही बता दिए देना चाहिए था, और घर में इतने नाते रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हें अब हम क्या जवाब देंगे? सीमा गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उन्हें देखकर मैं खुद घबराने लग गई थी। जैसे तैसे मैंने उसे शांत किया और दूसरे कमरे में जाकर यहाँ जो कुछ हुआ है वह सब पुनीत को फ़ोन करके बताया। पुनीत कहने लगा कि इस बारे में माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे यह पता था कि माँ ने किसी प्रकार की अपनी मांगों की लिस्ट बनवाई है। तब मैंने अपने पति से कहा कि हमें एक बार पुनीत से मिलना चाहिए। मेरे पति ने तुरंत गाड़ी निकाली और हम पुनीत के घर पहुंच गए। हमने वह चिट्ठी पूरी पुनीत को दिखाई और कहा कि तुम्हारी माँ की इतनी मांगे हैं और यह हम पूरी नहीं कर सकते, तो सीमा की गांव की ज़मीन पर करने के लिए कह रहे हैं, नाम करने के लिए कह रहे हैं। तब पुनीत मेरे पति से कहने लगा कि भाई साहब, आप यह कागज़ लीजिए और अब जो मैं कहूँ बस उसे लिखते जाइए। मैं सीमा, मम्मी जी आपको फर्नीचर गाड़ी क्या फ्लैट भी दिया जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी सिक्योरिटी के लिए आपको एक बंगला जिसकी कीमत करोड़ों में है, ऐसा मेरा नाम करना होगा, और उसे बंगले में मेरी माँ मुझे जो कुछ सामान देगी मेरी गृहस्थी के लिए वह सब रखा जाएगा। इतना ही नहीं, मुझे उस बंगले में मैं और पुनीत ही रहेंगे, आप नहीं रहोगे। मेरे साथ आपको का कोई संबंध नहीं होगा। वहाँ से आपको यह शर्त मंजूर है तो हम आप अपनी बनाई हुई लिस्ट में जो कुछ लिखा है वह हम सब कुछ देंगे। दीदी आप यह सब चिट्ठी मेरी माँ को दे दीजिएगा और कहना कि सीमा ने दी है, बाकी का सब मैं संभाल लूँगा। हम दोनों घर पहुँचे और जब यह चिट्ठी हमने पुनीत की माँ को दी तो उसने पढ़कर तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह जल्दी जल्दी में अपने बेटे के पास पहुंची और कहने लगी कि यह देख बेटा, कैसी शर्त है उन लोगों ने, और मैं तुझे पहले से भी बताया था ना कि बड़ी अजीब अजीब मांगे कर उन लोगों ने रखी थी, पर इस बार तो हद ही हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है बेटा उनके सामने झुकने की, बस अब बहुत हो गया। अब पुनीत
से कह रही थी उसकी माँ, नहीं कर रह पाई और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि माँ, आपने भी तो एक लिस्ट पकड़ा भिजवाई थी ना उन लोगों को। सीमा की बहन और पति यहाँ आए थे और उन्होंने ही बताया था कि आपने जो लिस्ट दी है बस उसी के लिए हम तैयारियों में हम लगे हुए हैं। फिर आपको क्यों इतनी चिंता कर रही हो? यह सुनकर उसकी माँ कुछ नहीं बोली और बिल्कुल से अगर वह गरीब हैं तो होकर भी हम हमारी इज्जत रखने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो हम यह बंगला सीमा के नाम पर ही कर देते हैं ना। यह क्या कहे कहे जा रहे हो तुम पुनीत? हमें रास्ते पर लाने की इच्छा है क्या तुम्हारी? तो एक काम करने हैं माँ। हाँ, हम उनसे कुछ लेते नहीं हैं और ना ही उन्हें कुछ देते हैं, सीधे सादी तारीख को शादी कर लेते हैं। मुझे तो पुनीत शुरू से ही यह रिश्ता पसंद नहीं था। एक काम करते हैं, यह रिश्ता ही तोड़ देते हैं। एक बार दरवाजे पर से बारात लौटेगी ना, तब इन सबकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। देखती हूँ फिर कैसे करते हैं अपनी बेटी की शादी कहीं और। माँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उस पर पुनीत के पापा ने भी उसका हाथ साथ दिया और कहने लगे कि अब बस भी करो अनीता, तुम किसी की गरीबी का मजबूरी का इतना फ़ायदा उठाओगी। मुझे अब और तमाशा नहीं चाहिए इस पर घर में। और अब जब पुनीत राजी है तो तुम्हें क्या इतनी दिक्कत है? पैसे तो आज नहीं तो कल नहीं, पर इतनी अच्छी लड़की अपने घर की बहू बन रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? 2-3 बाद पुनीत और सीमा की शादी हुई। 2-3 दिन के बाद पुनीत और सीमा की शादी हुई। पुनीत ने पहले ही वकील को घर पर बुलाकर एक कागजात पर लिखवा दिया था कि अगर पुनीत और सीमा का तलाक होता है तो सीमा को 20 तोला सोना और 1 करोड़ रुपए उसे दिया जाएगा। अगर उसे हमारे घर में कोई शारीरिक परेशानी हुई तो इसके जिम्मेदारी हम ही होंगे। जब यह बात अनीता जी को पता चली तो वह पुनीत पर गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा हुई। तब पुनीत बोला कि माँ, अगर लड़की वाले दहेज देते हैं तो लड़के वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम सीमा की सिक्योरिटी के तौर पर कुछ देते हैं तो उसे हमें हर्जी क्या है? इधर हम सब पहले ही सीमा को सब कुछ साफ साफ बता दिया था और यह भी समझा दिया है कि अपना ससुराल में सबसे अच्छा व्यवहार ही रखता है। सीमा भी बड़ों के साथ प्यार और आधार से साथ ही व्यवहार रखती है और जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय बाद उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दिन सीमा को अपने गले लगा लिया और वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी। सीमा ने भी उसे सब कुछ भुलाकर वह भी उनके गले लग गई और वह दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती हैं। और सीमा को तो माँ से ज़्यादा सास की चिंता होने लगी थी। उन्हें अपना मायका याद नहीं आता था क्योंकि अब उसके साथ बहुत अच्छी सास हो गई थी और उसे बहुत ढंग से मैंने गले भी लगा लिया था। वह नहीं चाहती थी कि मैं मायके जाऊं। अगर मायके जाती भी तो पुनीत उसे तुरंत ले आता था क्योंकि अब उसे उसके बिना उसे अच्छा नहीं लगता था। यह तो रही आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।